मैं डॉक्टर वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभिप्रेरणा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले टॉपिक लिख दें। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। उन विचारों को, उन विकल्पों को, उन संकल्पनाओं को एक निश्चय की स्थिति में लाना ही बुद्धि का कार्य होता है। बुद्धि का क्या कार्य है? तो बुद्धि का कार्य है मन में उत्पन्न हुए विचारों को, मन में उत्पन्न हुए विकल्पों को, मन में उत्पन्न हुए संकल्पनाओं को एक निश्चयता की स्थिति में ले आना। अर्थात बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। बुद्धि, हम लोग पहले पढ़े थे कि मन की 4 वृत्तियां होती हैं। मन की 4 वृत्तियां होती है। संशयात्मिका, निश्चयात्मिका, गर्वात्मिका और स्मरणात्मिका। 4 वृत्तियों के बारे में हम लोग चर्चा पहले किए थे। तो जहां तक संशयात्मिका का सवाल है वह मन से है, लेकिन जहां तक निश्चयात्मिका का सवाल है उसका संबंध बुद्धि से है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, बुद्धि निश्चयता लाने का कार्य करती है। गीता के 18वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन है। सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के गुण का वर्णन है। सत्व के प्रभाव में जो बुद्धि आती है वह बुद्धि सौम्य हो जाती है। जो बुद्धि रज के प्रभाव में आती है वह बुद्धि चंचल स्वभाव की हो जाती है, और जो बुद्धि तम के प्रभाव में आती है वह बुद्धि आलसपन से जुड़ी होती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार की चर्चाएं हमारे गीता के 18वें अध्याय में की गई है। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि का संबंध सत्व से हो जाता है उस व्यक्ति की बुद्धि शालीन हो जाती है, सौम्य हो जाती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का संबंध रज से हो जाता है, रज गुण से हो जाता है, उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है, वह चंचल स्वभाव का हो जाता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का संबंध तम गुणों से होता है
वे व्यक्ति विपरीत बुद्धि वाले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कुंठाग्रसित हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की चर्चाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। एक प्रमुख विद्वान है गैरेट, GARRET, विद्वान का नाम है गैरेट, GARRET, इनको बोलते हैं गैरेट। गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार उन्होंने बताया। पहला बुद्धि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इसको भी हम लोग जाने। दूसरा बुद्धि उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, और तीसरा बुद्धि बताया मूर्त बुद्धि। तो तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लें। अमूर्त बुद्धि वाले वे व्यक्ति कहलाते हैं जिन्हें ज्ञान की पिपासा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा होती है, और उनका संबंध या उनका लगाव, उनका प्रेम पुस्तकीय ज्ञान में अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति अमूर्त बुद्धि वाले कहे जाते हैं, यानी जिनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है और जो ज्ञान प्राप्ति की पिपासा लिए रहते हैं, कहीं से ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उसके खोज में वे लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अमूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं। जैसे अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार, कवि, ये सब जितने भी हैं, उपन्यासकार, तो ये सब व्यक्ति की बुद्धि अमूर्त बुद्धि कही जाती है। दूसरे जो कैटेगरी के हैं उनका नाम है सामाजिक बुद्धि, यानी दूसरी प्रकार की जो बुद्धि है उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो जिनका लगाव सामाजिक बुद्धि से है वे व्यक्ति समाज में मिलनसार होते हैं। वे दूसरों से रिश्ता जोड़ने में सरल होते हैं और सामाजिक कार्यों में, समाज में रहने में वे ज्यादा रुचि लेते हैं। जैसे अच्छे अच्छे नेता, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, LIC और बहुत सारे जीवन बीमा कंपनियां हैं, उनके एजेंट। तो ऐसे लोगों की बुद्धि सामाजिक बुद्धि कही जाती है। और तीसरी जो प्रकार है वह है मूर्त बुद्धि। जिन व्यक्तियों का लगाव मूर्त बुद्धि से होता है वे व्यक्ति मशीनरी कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। मशीन में अधिक रुचि लेंगे, उद्योग में अधिक रुचि लेंगे, कल कारखानों में अधिक रुचि लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मूर्त बुद्धि कही जाती है। जैसे अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि। तो ये जो 3 प्रकार गैरेट महोदय ने जो बताया, गैरेट महोदय ने, तो पहला जो हम लोगों ने अमूर्त बुद्धि यानी जिसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है, उसको हम सत्व गुण से प्रभावित बुद्धि का नाम दे सकते हैं। सत्व गुण, जो गीता के 18वें अध्याय की हमने चर्चा किया, तो वे सत्व गुण से प्रभावित बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि। और जो सामाजिक बुद्धि का गैरेट ने प्रकार बताया, दूसरा प्रकार, वह गीता के 18वें अध्याय में रजगुण से उसे हम जोड़ सकते हैं, चंचल स्वभाव की जो होती है। और तीसरा जो गीता के 18वें अध्याय में तम बुद्धि की चर्चा है, उसे हम गैरेट द्वारा वर्गीकरण तीसरी बुद्धि, जिसे हमने मूर्त बुद्धि का नाम दिया, उसके साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि गीता में सत्व, रज और तम तीनों के प्रभाव में बुद्धि अलग अलग स्वभाव की होती है, और जिसे गैरेट ने भी
तीन प्रकार की जो बुद्धि बताया है उसमें भी बुद्धि के अलग अलग स्वभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अलावा गीता में व्यावसायिक बुद्धि की भी चर्चा है। व्यावसायिक बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि क्या होती है? व्यावसायिक बुद्धि कार्य को करते रहने की प्रेरणा देती है। व्यावसायिक बुद्धि बेकार बैठने नहीं देना चाहती है। करते रहो, इसकी प्रेरणा हमें व्यावसायिक बुद्धि से मिलती है। तो इसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। पाश्चात्य देशों में व्यावसायिक बुद्धि के प्रभाव में वे देश काफी पहले विकसित होते गए और वहां पर इसका नाम दिया गया संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि तो संवेग प्रकट करना सरल है, लेकिन संवेग किस समय प्रकट किया जाए, संवेग किस स्थान पर प्रकट किया जाए, संवेग किस व्यक्ति के सम्मुख प्रकट किया जाए, संवेग कितनी मात्रा में प्रकट किया जाए, इस सब का प्रशासन, ये सब चीजों का क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। अगर इसका प्रशासन प्रयोग सही रूप में हो जाए तो उसे ही हम संवेगात्मक बुद्धि की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा एक अन्य बुद्धि की भी चर्चा है। अन्य बुद्धि क्या है? अन्य बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि को भी, आध्यात्मिक बुद्धि का भी वर्णन बहुत विद्वानों ने किया है। आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध दैवी शक्तियों से जुड़ा होता है, सत्य से जुड़ा होता है। इसे हम निर्मल बुद्धि कह सकते हैं। यह निचले स्तर की नहीं बल्कि सबसे ऊपरी स्तर की बुद्धि कही जा सकती है। सत्य से जुड़ी बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि के प्रभाव में व्यक्ति उच्च कोटि के कार्यों की तरफ हमेशा लगनशील हो जाता है, अध्यात्म से जुड़ा हो जाता है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने ये गीता के माध्यम से, गैरेट महोदय के माध्यम से, पाश्चात्य देशों के माध्यम से, भारत देशों के माध्यम से सबको जोड़कर इस प्रकार की बुद्धि की चर्चा की गई है। अब एक चीज और हम बताएं आपको कि अंतःकरण चतुष्टय का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। अंतःकरण चतुष्टय माने 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं। 4 प्रकार के। वे कौन कौन 4 प्रकार हैं? तो वे 4 प्रकार हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। लेकिन ये मन और बुद्धि की जो हम लोग बात करते हैं, ये निचले स्तर के चतुष्टय के माने ये 2 भाग जो हैं ये निचले स्तर के हैं और बाद के 2 भाग ऊपरी स्तर के। तो मन और बुद्धि और अहंकार और चित्त। अहंकार और चित्त जो है वह उस पर आवरण घिरा रहता है और आवरण घिरे रहने के कारण क्या होता है कि हम आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं कर पाते। हमें आत्मानुभूति नहीं हो पाती क्योंकि उस पर पर्दा डला रहता है, आवरण डला रहता है। जब आवरण हटता है, उस आवरण को हटने के लिए काफी जो हम तपस्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, जब आवरण हटता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। तो वह जो है बाद वाले जो दोनों हैं अहंकार और चित्त, वे ऊपरी स्तर के
चतुष्टय हैं, लेकिन निचले स्तर के जो चतुष्टय हैं, सबसे निचला स्तर जो है वह मन का है, क्योंकि मन में केवल विचार उत्पन्न होते हैं। वो विचार गलत हैं या सही हैं ये मन नहीं बता सकता। गलत और सही का निर्णय करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मन के बाद उससे उछले स्तर पर बुद्धि आती है जो निर्णय करती है। और ये भी बात है, हमने एक दिन बताया था कि हमारे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये दोनों अंतःकरण चतुष्टय में काम करती हैं, लेकिन इन दोनों का संचालन, कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेंद्रियों का भी, इन दोनों का संचालन किसी अन्य शक्ति से होता है। वह शक्ति अलौकिक है, दिखती नहीं है, क्योंकि केवल कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कार्य करती तो क्या होता कि हम लोग सभी चीजों को आसानी से, जैसे आंख आसानी से देख सकता है, कान सुन सकता है, नाक सूंघ सकता है, जीभ स्वाद ले सकता है, त्वचा स्पर्श का अनुभव कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब तक वहां कोई और शक्ति, जहां मन न लगे, तो हम खुली आंख से उस चीज को नहीं देख सकते। हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उन मूल बिंदु को हम नहीं सुन सकते जहां हमारा मन नहीं है, या जहां हमारी वह आंतरिक शक्ति नहीं है जो शक्ति इसका संचालन करती है, इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संचालन करती है। यदि वह उपस्थित नहीं रहे तो हम खुले आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते, और नाक से सूंघ नहीं सकते, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव नहीं ले सकते। तो क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि बहुत सारी चीजों को हम रास्ते में जाते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो, लेकिन हम वहां उसी को अपने ज्ञान में बिठाते हैं, मन में बिठाते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं, चित्त में बिठाते हैं, जिससे हमें लगाव होता है। यानी जहां हमारा मन जाकर जुड़ जाता है, तो उसी चीज को हम देखते हैं जहां हमारा मन जाकर जुड़ जाता है, जहां हमारी आंतरिक शक्ति जाकर जुड़ जाती है। तो कहने का मतलब कि जहां आंतरिक शक्ति जुड़ जाती है, तहां कर्मेंद्रियां भी काम करने लगता है और ज्ञानेंद्रियां भी काम करने लगता है। ये क्या है कर्मेंद्रियां? 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कर्मेंद्रियां हमारी 5 हैं। कौन कौन 5 है? मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासनेन्द्रिय और प्रजनेन्द्रिय। ये 5 को कर्मेंद्रियां हम लोग कहते हैं। याद हुआ? 5 कर्मेंद्रियां कौन? मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासनेन्द्रिय, जिससे हम लोग मल निष्कासन करते हैं, लैट्रिन वगैरह में जाते हैं, और लास्ट है प्रजनेन्द्रिय, प्रजनन जिससे होता है। तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियां भी आप लोग जानते होंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कहने का मतलब कि अंतःकरण चतुष्टय का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 हैं, इसलिए चतुष्टय। और अंतःकरण क्यों नाम पड़ा? जो काम करते हुए भी स्थूल वस्तुओं से न दिखे, काम करते हुए भी स्थूल वस्तुओं से दिखे नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा अंतःकरण। करण का मतलब साधन, अंतः का मतलब छिपा हुआ, अंतःकरण का अर्थ हुआ छिपा हुआ साधन। तो ऐसा साधन जो कार्य कर रहा है पर स्थूल वस्तुओं से वो दिख नहीं रहा है,
यानी ऐसी कोई शक्ति जो कार्य कर रही है पर हमारी आंखों से, कानों से, माने आंखों से दिखती नहीं है, कानों से सुनती नहीं। तो ऐसी शक्ति, ऐसे को नाम दिया गया अंतःकरण चतुष्टय। तो वो कौन कौन है अंतःकरण चतुष्टय? याद हो जाना चाहिए। अंतःकरण चतुष्टय 4 हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये सारी बातें हम लोग ये भूमिका के तौर पर बुद्धि के बारे में समझ सकते हैं। तो मूल बिंदु हम लोगों ने जो चर्चा किया, बुद्धि में गैरेट ने क्या किया? 3 प्रकार की बुद्धि बताया। कौन कौन? पहला बुद्धि बताया अमूर्त, दूसरा बुद्धि बताया सामाजिक, और तीसरा बुद्धि बताया मूर्त। गीता में हम लोगों ने क्या बताया? गीता में 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन है: सत्व से प्रभावित बुद्धि, रज से प्रभावित बुद्धि और तम से प्रभावित बुद्धि। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया। इसके अलावे हम लोगों ने और भी बुद्धि की चर्चा किया: व्यावसायिक बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि, जिसे पाश्चात्य देशों में संवेगात्मक बुद्धि कहा गया। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। इसके अलावा भी हम लोग एक और चर्चा किया, आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि। इसके अलावा हम लोगों ने अंतःकरण चतुष्टय की भी चर्चा की। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय। इसके अंतर्गत 4 चीजें हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसे हम लोग चेतना कहते हैं। चेतना, और चेतना जो है वह ढकी रहती है। अहंकार और चेतना ढकी रहती है, घिरी रहती है, और इसी के चलते हमें आत्मानुभूति नहीं हो पाता। ज्यों ही हम यह ढकना खुल जाता है, यह आवरण हट जाता है, तो क्या होता है? आत्मानुभूत होता है। जैसे हम लोगों ने कुछ लोगों को कहते हैं कि अरे बहुत पहुंचे हुए धर्म ये संत हैं, तो कैसे? उनका देवराव बाबा का नाम सुने होंगे, कहते हैं पहुंचे हुए संत हैं। त्रिदंडी स्वामी का नाम सुने होंगे, कहते हैं पहुंचे हुए संत हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि उनका जो ये चेतना के ऊपर का जो आवरण है हट जाता है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं, आत्मानुभूति उनको हो जाता है, और जो कहते हैं वे सत्य के प्रतीक कहे जाते हैं, वे सत्य हो जाते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की है। एक प्रमुख विद्वान है रायल। उन्होंने बुद्धि के संबंध में कहा कि बुद्धि कोई गुण नहीं है। बुद्धि कोई गुण नहीं है, बुद्धि सबसे एक प्रवृत्ति की सूचना मिलती है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। इसलिए हम यदि किसी को कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है या बुद्धिमतापूर्ण है, तो इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम यह कहें कि उसने बुद्धिमतापूर्ण आचरण किया। और बुद्धिमान व्यक्ति कहना ज्यादा सटीक नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि कोई गुण नहीं, एक प्रवृत्ति का प्रेरक है, एक प्रवृत्ति का सूचक है।
तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम ये कहें कि वे अमुक व्यक्ति ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किया, बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण किया। ये बात रायल महोदय ने कहा था। रायल जो मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार बुद्धि संबंधी संप्रत्यय को विकसित करने में 19वीं शताब्दी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड, स्पेंसर, गाल्टन आदि मनोवैज्ञानिकों का विशेष हाथ रहा है। उन्होंने बुद्धि के संबंध में बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे विचार प्रकट किए। तो इस सबको जोड़ करके बुद्धि की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी कि बुद्धि असल में है क्या। तो बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीने महोदय ने दिया है। बीने, BINNET, बीने लिखते हैं BINNET, लेकिन उसको पढ़ते हैं बीने। बीने महोदय ने बुद्धि की एक सटीक परिभाषा दिया है। क्या दिया? तो अच्छा निर्णय लेना, अच्छा अवबोध, तर्क प्रस्तुत करना, व्यवहार पटुता, पहल करना एवं परिस्थितियों से समन्वय स्थापित करने की क्रिया को बुद्धि कहा जाता है। कितनी बड़ी विद्वतापूर्ण परिभाषा बीने महोदय ने दिया। क्या बीने महोदय ने कहा? अच्छा निर्णय लेना, अच्छा अवबोध, अच्छा तर्क प्रस्तुत करना, व्यवहार पटुता का होना, पहल करना तथा परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को बुद्धि कहा जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। एक बर्ट महोदय, वो भी मनोवैज्ञानिक हैं, बर्ट महोदय ने भी बुद्धि की परिभाषा दी है। बहुत छोटा परिभाषा, अच्छी परिभाषा है कि बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। क्या कहा उन्होंने? बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। ये कौन कहा? बर्ट ने, BURT। एक टर्मन महोदय, टर्मन महोदय क्या कहते हैं? टर्मन महोदय कहते हैं कि अमूर्त चिंतन कर सकने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। ये भी छोटी परिभाषा और सटीक है। अमूर्त चिंतन कर सकने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि की परिभाषाएं कुछ विद्वानों द्वारा सटीक रूप से दी गई। किस किस की चर्चा हम लोगों ने किया? हम लोगों ने किस किस विद्वानों की चर्चा किया बुद्धि की परिभाषा में? तो पहली चर्चा हम परिभाषाएं इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बीने की परिभाषा, बीनेट लिखते हैं लेकिन पढ़ेंगे बीने। दूसरा हम लोगों ने बर्ट की परिभाषा BURT, और तीसरा टर्मन महोदय की परिभाषा। तीन विद्वानों की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी। तो ये बहुत सटीक परिभाषाएं हैं बुद्धि की। तो पूरी परिभाषाओं के निचोड़ के आधार पर या इसके बुद्धि संबंधी जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके ऐतिहासिक दृष्टि पर हम प्रकाश डालें
तो बुद्धि चार प्रकार के रूप में, चार इसकी मुख्य मतलब विशेषताओं के रूप में इसे हम उजागर कर सकते हैं। बुद्धि को इस ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर बुद्धि की चार विशेषताएं हम कह सकते हैं कि बुद्धि परिमाण के रूप में पहला, दूसरा बुद्धि पहला हो गया परिमाण के रूप में, दूसरा हो गया प्रक्रिया के रूप में, तीसरा हो गया धारणा के रूप में और चौथा हो गया निर्णय के रूप में। उसको भी हम नोट करा दें आपको कि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर बुद्धि के चार रूप स्पष्ट होते हैं। कौन कौन? पहला है बुद्धि परिमाण के रूप में, दूसरा है बुद्धि धारणा के रूप में, तीसरा है बुद्धि प्रक्रिया के रूप में, और चौथा है बुद्धि निर्णय के रूप में। चार रूप में बुद्धि दृष्टिगोचर होती है। पूरा हम ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालते हैं तो पहला जो है बुद्धि परिमाण के रूप में, माने कुछ विद्वानों ने बुद्धि को एक सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता माना, एक तत्ववादी के रूप में स्वीकार किया। और फिर दूसरा में आ गया बुद्धि धारणा के रूप में। इसमें बुद्धि को स्पीयरमैन एक विद्वान है, वे बुद्धि में दो प्रकार की योग्यताओं की चर्चा किया उन्होंने, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। दो प्रकार की योग्यता स्पीयरमैन ने चर्चा किया। इसी प्रकार एक थर्स्टन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 7 प्रकार की योग्यताओं का चर्चा किया। बहुत लॉन्ग है। SPMVMW, एस से स्पेटियल एबिलिटी, P से परसेप्चुअल स्पीड, ऐसे है। N से न्यूमेरिकल एबिलिटी, V से वर्बल मीनिंग, M से मेमोरी और W से वर्ड फ्लुएंसी। 7 प्रकार के बने। कहने का मतलब 7 प्रकार के तत्वों की चर्चा किया। इसी प्रकार गिलफोर्ड ने 120 प्रकार की योग्यताओं का चर्चा किया। तो पहले वाले में जो हम लोगों ने पहला जो रूप है बुद्धि परिमाण के रूप में, इसमें बुद्धि को केवल एक योग्यता से, कौन सी योग्यता? सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता माना गया। लेकिन बुद्धि धारणा के रूप में जब विकसित हुई तो इसमें केवल संज्ञानात्मक योग्यता ही नहीं बल्कि स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की योग्यता, सामान्य योग्यता एवं विशिष्ट योग्यता की भी चर्चा की। और अन्य विद्वान जैसे थर्स्टन ने 7 प्रकार की योग्यता की चर्चा की। गिलफोर्ड ने 120 प्रकार की योग्यता की चर्चा की। तो बुद्धि धारणा के रूप में। फिर बुद्धि प्रक्रिया के रूप में, बुद्धि
प्रक्रिया के रूप में आई। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बुद्धि को निश्चयता की स्थिति में, जो गिलफोर्ड की हमने चर्चा किया और स्पीयर ये थर्स्टन की चर्चा किया, तो इन लोगों ने प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में इसको विकसित किया और यह सिद्ध किया कि बुद्धि जन्मजात होती है और प्रत्येक जन समूह में बुद्धि का वितरण समान रूप से होता है। प्रत्येक जन समूह में बुद्धि समान है, लेकिन अब कुछ इसके आलोचक भी हैं, जैसे बुद्धि संबंधी जो टेस्ट होते हैं, बुद्धि संबंधी जो परीक्षाएं होती है, उनमें प्रश्न जो निर्धारित किए जाते हैं, उनमें जो भी टेस्ट में प्रश्न निर्धारित होते हैं वे लोगों में भेद कर देते हैं। वो लोगों की बुद्धि में भेद करने की शक्ति उसी से स्पष्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब बुद्धि प्रक्रिया के रूप में, माने उसको लागू करना, प्रोसेस में लाना, इससे इस रूप में यह विकसित होती है। और चौथा है बुद्धि निर्णय के रूप में। बुद्धि निर्णय के रूप में माने हम निर्णय लेते हैं, जैसे बीने ने कहा ना, अच्छा निर्णय लेना। तो कहने का मतलब बुद्धि जन्मजात है, लेकिन इस पर आनुवंशिकता का प्रभाव, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि उसी रूप में परिष्कृत होती है। शिक्षा क्या करती है? बुद्धि को परिष्कृत करती है। तो 4 प्रकार के रूप बुद्धि के दृष्टिगोचर होते हैं। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि पर विचार करते हैं तो पहला बुद्धि परिमाण के रूप में, माने बुद्धि को एक सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता माना विद्वानों ने। फिर बुद्धि धारणा के रूप में, इसमें बुद्धि को सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता के रूप में स्पीयरमैन ने माना। तीसरा है बुद्धि प्रक्रिया के रूप में, इसमें थर्स्टन ने 7 प्रकार की योग्यता का चर्चा किया और गिलफोर्ड ने 120 प्रकार की योग्यता की चर्चा किया। और बुद्धि जन्मजात होती है और सभी जन समूह में बुद्धि का वितरण समान रूप से होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया तीसरे में। और चौथा बुद्धि निर्णय के रूप में, बुद्धि क्या करती है? अच्छा निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन यह बुद्धि शिक्षा के द्वारा परिमार्जित होती है और शिक्षा के द्वारा परिमार्जित बुद्धि अच्छे निर्णय, अच्छा अवबोध, जैसा कि बीने की परिभाषा से स्पष्ट है, तो इस रूप में हमारी दृष्टिगोचर होती है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की और शेष अभी और भी इसके भाग हैं कि बुद्धि का हम लोग मापन कैसे करेंगे, बुद्धि लब्धि क्या है। तो ये सारी बातों की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज हम लोग इस कक्षा को इसी बिंदु पर विश्राम देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बुद्धि में, गीता में कैसे है, सत्व, रज और तम के प्रभाव में बुद्धि की 3 तरह की, गैरिक महोदय द्वारा बुद्धि 3 तरह की बताई गई। और हम लोगों ने इसके अलावे संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा किए, हम लोगों ने व्यावसायिक बुद्धि की चर्चा किए, हम लोगों ने आध्यात्मिक बुद्धि की चर्चा किए, हम लोगों ने 5 कर्मेंद्रियों की चर्चा की है। कौन कौन 5 कर्मेंद्रियां हैं हमने बताया था अभी। 5 कर्मेंद्रियां हमारी मुख, हाथ, पैर, मल निष्कासनेन्द्रिय और प्रजनेन्द्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों की भी हम लोगों ने चर्चा किया। कौन है 5 ज्ञानेंद्रियां? तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये स्थूल चीजों से कोई ऐसी शक्ति जो स्थूल वस्तुओं से नहीं दिखती, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया, जो अंतःकरण चतुष्टय का नाम आता है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें हैं जो स्थूल वस्तुओं से नहीं दिखती। वो कौन कौन है? तो 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन सबसे निचला स्तर है, केवल विचार उत्पन्न करता है। बुद्धि क्या करती है? उन विचारों में संशोधन लाती है और निश्चयता की स्थिति लाती है। और गर्व, अहंकार
और चौथा है चित्त। ये दोनों अहंकार और चित्त दोनों ऊपरी स्तर के होते हैं और ये इन पर आवरण रहता है, ये ढके रहते हैं और ढके रहने के कारण ही हमें आत्मानुभूति नहीं हो पाती, हमारे आत्मा और परमात्मा में मिलन नहीं हो पाता। और जो ही ये आवरण हटता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये सब सारी चर्चाएं की। इसके बाद बुद्धि की परिभाषा भी हमने बताया, विनय के द्वारा, बर्ट के द्वारा, आपके टर्मन के द्वारा हमने चर्चा की। और पूरा ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर 4 प्रकार के रूप बुद्धि के अंतर्गत, बुद्धि परिमाण के रूप में जिसमें इसे सामान्य योग्यता माना गया बुद्धि को। दूसरा है धारणा के रूप में, इसमें सामान्य एवं विशिष्ट 2 प्रकार की योग्यता माना गया। फिर बुद्धि प्रक्रिया के रूप में, इसमें 7 प्रकार की योग्यता थर्स्टन महोदय ने माना, गिलफोर्ड ने 120 प्रकार की योग्यता माना। और बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि का वितरण पूरे जन समूह में एक समान होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। और बुद्धि निर्णय के रूप में, बुद्धि अच्छा से अच्छा निर्णय लेने में मदद करती है, शिक्षा का काम है उस बुद्धि को परिष्कृत करना, उस बुद्धि में निखार लाना, यही कार्य शिक्षा करती है। इन सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी हम लोग अगली कक्षा में इसी विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।